नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस देश में कुछ साल पहले एक कहानी आई थी और उस कहानी ने पूरे देश को चौंका दिया था। मैं बहुत दुखी था उस कहानी से, क्योंकि एक छोटे से बालक को, एक नौजवान को सजा इसलिए मिली थी क्योंकि उसके पिता का नाम शाहरुख खान था। और तब मैं सोचने लगा था कि अगर कोई पिता ब्रांड है, अगर कोई पिता मुसलमान है, तो क्या उसके बच्चे को इतनी बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा सकता है? आप सही समझे, समीर वानखेड़े बनाम शाहरुख खान। एक लड़ाई शुरू हुई और आज मैं आपको इस लड़ाई के कुछ और पहलू बताने जा रहा हूं, क्योंकि समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान, उनकी पत्नी, उनकी कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। क्या है पूरी कहानी मैं बताऊंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि यहाँ जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति के गुण दोष का इकलौता फैसला नहीं करती, बल्कि उस समय की हवा, मीडिया के नैरेटिव, अदालतों के रुख और जनता की समझ के टकराव का नतीजा है। इस टकराव की सबसे तीखी लकीरें वहाँ से खिंचती हैं जहाँ एक तरफ एक सुपर स्टार पिता का परिवार है, जिसका बेटा कुछ साल पहले एक हाई प्रोफाइल केस में अचानक रातों रात देश की सबसे बड़ी बहस का केंद्र बना दिया गया, जिसकी छवि पहले तो विलन हंटर की तरह चमकाई गई, लेकिन बाद के महीनों में सवालों, हलफनामों और अदालत के कागजात के बीच उतरते चढ़ते ग्राफ की तरह डोलती रही। अब वही अफसर समीर वानखेड़े एक नई वजह से फिर सुर्खियों में है। शाहरुख खान के परिवार और उनकी कंपनी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा। वजह एक वेब सीरीज और आरोप की इस सीरीज के एक किरदार में उन्हें गलत, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ढंग से दिखाया गया है। अदालत में क्या होगा ये एक अलग प्रश्न है, लेकिन जनता के मन में जो कहानी उभर रही है वो यही है कि एक तरफ रचनात्मक अभिव्यक्ति का अधिकार है और दूसरी तरफ अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा का दावा। इसी तनी हुई रस्सी पर आज का हमारा पूरा बयान, पूरा विश्लेषण और पूरे सच झूठ का संघर्ष टिका हुआ है। कहानी को फिर वहीं से उठाते हैं जहां से ये नए दौर से शुरू हुई है। स्ट्रीमिंग की दुनिया में उतरी एक ऐसी सीरीज जो अपने ट्रेलर से ही चर्चा में आ गई। दर्शकों ने फौरन पहचान लिया कि यहाँ काल्पनिक आवरण बहुत मोटा नहीं है। संवादों में जो तंज है, जिन दृश्यों में जो छवियां हैं, जिन परिस्थितियों में जो गिरफ्तारी, जमानत, मीडिया ट्रायल के पैटर्न हैं, ये सब किसी पुराने जख्म को कुरेदते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगते हैं, किस पर तंज है, किसका मजाक उड़ाया गया, किसे सूट बूट में एक कर्कश नैरेटर के साथ बनाया गया, पेश किया गया, मिलाकर हंसाया गया उस नैरेटिव को, और किसकी आंखों की नमी से सहानुभूति बटोरी गई। हर फ्रेम और हर डायलॉग पर दर्शक अपने अपने अनुभव टाँकने लगते हैं और इसी भीड़ में उस अफसर के कानों तक भी बातें पहुंचती हैं जो कभी एक बड़े ऑपरेशन का चेहरा रहा था। वो अफसर कहता है कि बस बहुत हो गया, ये मेरी गर्मा पर हमला है, मेरे परिवार पर चोट है और ये मैं कोई रोस्ट नहीं, मेरी नौकरी, सेवा और मेरी ओहदे पर धब्बा है। ये धब्बा लगाने की सुनिश्चित कोशिश है। वो अदालत पहुंचता है, याचिका में लिखता है कि ये झूठा, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक, और यहीं से बहस का एक नया अध्याय खुलता है कि है क्या। अब जरा उस दौर में लौटिए जब इस बहस का जन्म हुआ था। एक रात शहर की सबसे चमकीली रोशनियों के बीच सागर पर तैरते संगीत की धुन पर किसी क्रूज का जहाज, उससे जुड़ी एक चेकिंग और वहां से उठाई गई कुछ युवाओं की टोली। अगली सुबह अखबार के पहले पन्ने पर चेहरे, नाम और कैमरों से बचते हुए कंधे। एक युवा सुपरस्टार का बेटा अचानक नैतिकता, कानून और प्रतिष्ठा के इम्तिहान की कक्षा में बैठा दिया जाता है। टीवी स्टूडियो में बैठकर एंकर कहता है यह संदेश है कि कानून सबके लिए बराबर है। दूसरा एंकर उसी शाम कहता है यह संदेश है कि मशहूर होना भी अपराध हो सकता है। इन दो संदेशों के बीच जो महीनों की दूरी थी, वहाँ अदालत थी, जमानत थी, जिरह थी और एक जघन्य सार्वजनिक सुनवाई भी थी जो हर मोबाइल स्क्रीन पर चल रही थी। ये वो समय था जब एक अफसर जिसका नाम पहले लोगों ने कम सुना था, अचानक निडर और साहसी जैसे विश्लेषणों से सुशोभित किया जाने लगा। उसके हर बयान को कठोर और पुख्ता कहा गया और उसके हर कदम को आत्मविश्वास की चाल बताया गया। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे एक और कहानी चल रही थी, एक और कहानी पल रही थी, शक, शक्ल और शिकायतों।
जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसी वैसी कुछ गवाहियों, कुछ हलफनामों और कुछ दस्तावेजों ने उस छवि पर खरोंच डालना शुरू की। फिर वक्त बदला। अदालत के कक्ष में जो फाइलें खोली जाती हैं उनमें इबारतें बरसों की तकलीफ और कुछ मिनटों की रिहाई में बदल जाती हैं। उस युवा को राहत मिलती है जिसे महीनों पहले उदाहरण बना दिया गया। पिता चुप रहते हैं, चेहरे के भाव में थकान है, आंखों में पानी है, लेकिन होठों पर एक वाक भी नहीं। ये शाहरुख खान है। ये चुप्पी वही है जो एक दिन पर्दे पर एक दहाड़ में बदलती है, स्क्रीन काली पड़ती है, नाम उभरता है, फिर एक के बाद एक फिल्में घोषित करती हैं कि वो आदमी जिसकी हंसी पर दुनिया झूमती रही है अब वापसी कर रहा है, और एक ऐसी वापसी जो कलेक्शन चर्चा, रिकॉर्ड, विवाद सबको अपने पीछे छोड़ दे। मगर क्या सारी कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं? नहीं। कला का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि वो अपनी जीत के बाद भी अपने घावों की कहानी में बदल देती है। इसी तरह एक नई सीरीज का जन्म होता है, एक रोस्ट एंड टोस्ट वाली भाषा, एक सेल्फ रेफरेंसिंग की दुनिया जहाँ टेबुलेट संस्कृति का मजाक भी है और अपने ही अतीत से हिसाब भी है। दर्शक हंसते हैं क्योंकि उन्हें ये न्याय भाव की हंसी लगती है। वो हंसी जो देर से आई पर आई तो भरपूर आई। पर हंसी का सबसे बड़ा शिकार हमेशा शाब्दिक नहीं होता। कहीं कोई महसूस करता है कि ये तीर सीधा उसके सीने में लगा है और वहीं से अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है। अब प्रश्न बनता है कि क्या किसी काल्पनिक रचना में दिखाए गए किरदार को वास्तविक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब बताकर अदालत जा सकता है? कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये दिखा दे कि कथा में उसका सिंगुलर रेफरेंस है, उसके बारे में कोई झूठा, क्षतिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप रखा गया है और इससे उसकी प्रतिष्ठा को असली नुकसान हुआ है, तो मानहानि का दावा बन सकता है। देखिए, कला की दुनिया अपना बचाव इस तरह करती है। ये तो फिक्शन है, किसी एक से प्रेरित नहीं है, सामाजिक संदर्भों का एक मिश्रण है और व्यंग रोस्ट का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति की साख गिराना नहीं, बल्कि एक प्रवृत्ति की आलोचना करना है। इस सवाल के साथ हम उस दूसरी चौकी पर पहुंचते हैं जहां नैतिकता का इम्तिहान शुरू होता है। किसी भी जांच अधिकारी से समाज ये उम्मीद करता है कि वो कानून के अक्षर और भावना दोनों के प्रति ईमानदार रहेगा। उसके हर कदम, हर बयान, हर कार्रवाई पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे किसी अफसर से जुड़े विवाद सिर उठाते हैं तो जनता का भरोसा सहर उठता है। और अगर ऐसे ही किसी दौर के बाद उस अफसर की ओर से एक बेल सीरीज के खिलाफ मुकदमा आता है तो दर्शक अपने अनुभवों के तराजू पर इसे रखते हैं। वो सोचते हैं कि यह न्याय की पुकार है या आत्म प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश है। कानूनी धरातल पर देखें तो यह मुकदमा बहुत पेचीदा है। अदालतें आमतौर पर कला की स्वतंत्रता के पक्ष में तब तक खड़ी रहती हैं जब तक आरोप बेहद स्पष्ट, निजी और असत्यापित ना हो। मगर यही रचनात्मक स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या हम पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर किसी की व्यक्तिगत और पेशेवर साख को छीन सकते हैं? इसी तराजू के दूसरे पल्ले पर वह समाज खड़ा है जिसने पिछले वर्षों में मीडिया ट्रायल की आज अपने घरों की देहरी तक महसूस की है। लोग थक चुके हैं कि किसी के नाम के साथ ब्रेकिंग जोड़कर उसकी जिंदगी को खुले बाजार में नीलाम कर दिया जाता है। वो थक चुके हैं कि किसी बच्चे की मुस्कुराहट, किसी माँ की आंख का पानी और किसी पिता की खामोशी को टीआरपी की स्क्रिप्ट में काटकर बेच दिया जाए। वो पूछ रहे हैं, अगर उस समय निर्दोष का सिद्धांत इतनी जल्दी छोड़ दिया गया था तो आज जब वही परिवार अपने घावों को हंसी में बदलकर कहानी लिख रहा है तो क्या उसे रोका जाना चाहिए? इन सवालों का कोई सरल जवाब नहीं है। शायद इसलिए कि यह सब मामला किसी एक व्यक्ति की इज्जत बनाम किसी एक निर्माता की अभिव्यक्ति का नहीं, बल्कि दो तरह के अन्यायों के संघर्ष का है। एक अन्याय जो ओवर रीच के रूप में दिखता है, जहां शक्ति और पद ये मान बैठते हैं कि वो किसी की कहानी को अपनी सुविधा से मोड़ सकते हैं। दूसरा अन्याय जो ओवर करेक्शन के रूप में लौटता है, जहां बदला हुआ नैरेटिव अपने प्रतिकार में इतना तीखा हो जाता है कि वो भी कहीं ना कहीं सीमा लांघने लगता है। इतना तय है कि जो कहानी इस मुकदमे ने छेड़ी है वो आने वाले महीनों में अलग अलग मंचों पर दोहराई जाएगी। बहस करने वाले इसे अभिव्यक्ति बनाम प्रतिष्ठा का केस कहकर प्रस्तुत करेंगे, पत्रकार इसे केस ऑफ द ईयर कहेंगे, वकील अपनी याचिकाओं में पूर्ववर्ती फैसलों, मिसालों और न्यायिक व्याख्याओं की कतार लगा देंगे और सोशल मीडिया इसे मेमे, रीमिक्स और रियल्स की भाषा में अनुवाद कर देगा।
यहाँ एक और पहलू है जिसे समझना जरूरी है, जनता वो किसके साथ खड़ी है। आप शहरों के कैफे में सुनेंगे कि लोग हंसते हुए कह रहे हैं, अच्छा किया, थोड़ा तो व्यंग बनेगा उन पर जिन्होंने हमारे सामने कैमरा लगाकर किसी के हिस्से का सम्मान छीन लिया था। आप कहीं और सुनेंगे कि कोई फुसफुसाकर कहता है कि कला की आड़ में किसी की नौकरी, किसी के परिवार, किसी के बच्चों के मानस पर यह भाला क्यों फेंका जा रहा है, यह हमला क्यों किया जा रहा है। और आप किसी तीसरे चौराहे पर देखेंगे कि लोग बस मनोरंजन चाहते हैं, उन्हें कहानी चाहिए, मीम चाहिए और शेयर कमेंट चाहिए। इस बहाव में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कहानी कहने वाले की है। इस पूरी बहस में शाहरुख खान का नाम चाहे जितनी बार लिया जाए, उनकी भूमिका असल अर्थों में वही है जो एक निर्माता और अभिनेता की हो सकती है। वो अपने परिवार के अनुभवों को रचनात्मक रूप से देखने का, दिखाने का अधिकार रखते हैं। दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का नाम चाहे जितनी बार लिया जाए, उनकी भूमिका असल अर्थों में वही है जो एक सरकारी अफसर की हो सकती है। लोग कहते हैं वो कानून की रक्षा करते हुए अपने पद की गरिमा बचाने के हकदार हैं। वो अपनी छवि को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने का प्रतिकार करने का अधिकार रखते हैं। वो अदालत में जाकर कहते हैं कि न्याय उन्हें रक्षा दे, लेकिन हकीकत में यह है कि समीर वानखेड़े ने जो साजिश रची थी, जिसके पर्दे दर पर्दे खुलते चले गए, वो साजिश एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। शाहरुख खान की सज़ा उनके बेटे को मिली और कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया कि शाहरुख खान का मुसलमान होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। अंत में इस कहानी का निष्कर्ष अदालत ही समय लिखेगा। हो सकता है अदालत कह दे सीरीज में किसी की पहचान इतनी धुंधली है कि मानहानि का दावा टिकता ही नहीं, और जब रचनात्मक बरादरी इसे अपना जीत मानेगी, हो सकता है अदालत कह दे कि कुछ दृश्यों की भाषा शैली अनुचित है और उन्हें संशोधित किया जाए। तब दोनों पक्ष कहेंगे कि न्याय ने बीच का रास्ता निकाल दिया। और यह भी हो सकता है कि अदालत कह दे कि हाँ, ये बहुत कुछ एक व्यक्ति के बरकस गढ़ा हुआ प्रतिरूप था और ये उचित नहीं, और तब एक नजीर बने जिसकी रोशनी में आने वाले वर्षों में निर्माताओं को अपनी स्याही ज़्यादा सावधानी से चलानी होगी। जो लोग आज ये बहस देख रहे हैं वो कल किसी और केस में, किसी और मंच पर, किसी और नामों के साथ यही बहस देखेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार हमारे पास एक मिसाल होगी किस हद तक रचनात्मक स्वतंत्रता को विस्तार दिया गया, किस हद तक किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा की गई, और किस हद तक अदालत ने समाज को ये बता दिया कि अभिव्यक्ति और इज्जत एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी। शर्त बस सिर्फ यही है कि दोनों अपनी अपनी हदें पहचानें। यही लोकतंत्र का संगीत है, कभी बेसुरा कभी सुर में, मगर हमेशा सीख देने वाला। काश रिया चक्रवर्ती की तरह शाहरुख खान के बेटे को बदनाम करने, सोशल मीडिया पर लगातार खबरें चलाने, गोदी मीडिया के चैनल को चीख चीख कर सुना होगा तो आपको लगा होगा कि अभी 2 दिन पहले जिस शख्स को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, वो शख्स कितना बड़ा दर्द अपने सीने में दफन लिए खामोशी से मुस्कुराता रहा। जिसका बेटा 1 महीने से ज़्यादा समय जेल में रहे, उस पिता को कैसे नींद आती होगी, और बेटे का कोई गुनाह नहीं था। हकीकत सबके सामने है कि समीर वानखेड़े जैसे दागदार लोग हमेशा इस समाज में होते हैं जो अपनी वर्दी को इस तरह दांव पर लगाते हैं, कुछ पैसों की खातिर, कुछ ब्रांडिंग की खातिर, लेकिन खाकी के ऊपर, किसी वर्दी के ऊपर, किसी यूनिफॉर्म के ऊपर और किसी भी संस्था के अफसर के ऊपर ये जो दाग होते हैं वो हमेशा दाग रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी समीर वानखेड़े का जो हाल हुआ, ऐसे लोगों का यही हाल करता है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, जरूर कमेंट करिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।